हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। कैसे हो भाई सब? आई होप कि सभी बढ़िया हो। तो बेटा जी, आज हम लोग करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट अकॉर्डिंग टू बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न क्लास 12 के लिए 2020-21 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। भयंकर वन शॉट है, ठीक है। 1-1.5 घंटे की वीडियो है भाई साहब। चाहो तो इसको 2x की स्पीड में देख लेना। फायदा क्या होगा, एक ही वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, अब अगर 2x की स्पीड पे देखोगे तो ये आपको 40-45 मिनट में कवर हो जाएगा। अब XYZ जगह पे आपको एक टॉपिक देखने में 40-45 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, और यहाँ पे पूरा चैप्टर स्पीडली रिवाइज हो जाएगा 1 घंटे में। क्या चाहिए? और ज्यादा अच्छा समझने के लिए दूसरी बार भी देख लेना, सो दैट कि और शार्पली क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। और बहुत बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि सर हम बोर्ड के लिए फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, साथ में प्रीवियस ईयर लगा लेना और एनसीईआरटी वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, एक और गुड न्यूज है तुम सबके लिए। मैंने आपको इन चैप्टर्स का पीडीएफ, ये जो सारी आज की वीडियो है ना, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बढ़िया वाले पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। नोट्स जिन नोट्स में से पढ़ाया है वही नोट्स आपके पीडीएफ भी है, डाउनलोड कर लो। वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, फायदा उठाओ, ठीक है। और बेटा जी, आपके लिए ना मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी एक वीडियो बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12, और एनसीईआरटी टॉपिक भी बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक है वही है, उसको चेक करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता करो और इनको लगाओ। सिर्फ वो क्वेश्चन कर लेना और पूरा वन शॉट देंगे ना। 4 या 5 नंबर का चैप्टर आता है, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है भाई, बिल्कुल पक्का प्रॉमिस है। 1 नंबर भी आपका कटने नहीं वाला है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, आप लोग मुझे आंसर कर देना। कैटलिस्ट बताओ किसे कहते हैं? मैं आपको बताता चलूं, डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। और 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप बताइए पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन सा है और नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तो बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे भैया? जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चला जाए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चला जाता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है तो उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलने वाले हैं। अब हर एक ग्रुप का एक निकनेम भी होता है, हर एक ब्लॉक का एक निकनेम भी होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का निकनेम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। जब भी हम कभी बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक का मतलब होता है ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? फोकस कीजिए, ट्रांजिशन का मतलब क्या होने वाला है? ट्रांजिशन का मतलब होता है भैया अधूरे, अधूरे या कह लीजिए अपूर्ण, जिनमें कुछ कमी हो। क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आ जाएगा वैसे हम करेंगे भी, ठीक है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। रिपीट कर रहा हूं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns 0 to 2 n-1 d1 to 10। बेटे एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, s और p के साथ हमेशा आप एक शेल यूज करते हो, n मतलब एक नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। इस n को क्या बोला जाता है भैया? इस n को बोला जाएगा वैलेंस शेल। अब जब भी कभी हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसके साथ एक नंबर कम लगेगा, n-1 लगेगा। तो इस d को हम लोग बोलने वाले हैं, याद रखिए, पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और अगर आप f के साथ बात करो तो f के साथ होता है n-2। इस सबसे बड़े से 2 नंबर कम होते हैं, और इसको क्या बोला जाएगा? n-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि देखिए, एस और पी के साथ एक नंबर लगा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। डी के साथ हमेशा उससे एक नंबर कम ही लगा होगा, पेनल्टीमेट। एफ के साथ हमेशा उससे 2 नंबर कम ही लगे होंगे, एंटी पेनल्टीमेट। मान के चलिए अगर कहीं पे आपको बताया जाए कि एस के साथ नंबर लगा है 7, तो डी के साथ क्या लगा होगा? एफ के साथ क्या लगा होगा? जैसे कि मैंने बोला, एस के साथ जो नंबर होगा डी के साथ उससे कम होगा।
यानी ये होगा 6d। F के साथ उससे एक और कम होगा यानी ये होगा 5f। क्लियर है? चलिए, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ब्लॉक में, वो कहां पर एंटर करता है? डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन पेनल्टीमेट शेल। किस में एंटर करेगा? इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल के अंदर एंटर करने वाला है। आगे चलिए, तो बेटा जी ये हमारे पास देखिए पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, कुछ इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। इस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल। अब ये जो एरिया होता है, ये जो इलाका होता है, ये एस ब्लॉक का इलाका होता है। ये जो इलाका होता है भैया, ये पी ब्लॉक का होता है। ये स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये डी ब्लॉक के नाम कर दिया गया है और ये एफ ब्लॉक के नाम कर दिया गया है। अब डी ब्लॉक की टोटल 4 सीरीज होती है, ये दिख रही होंगी आपको 4 सीरीज। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं 4D सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं 5D सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं 6D सीरीज। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, हमने फुल डीपली इसको ही एनालाइज करना है। इसके बारे में सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3D सीरीज के बारे में। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज की। बेटा 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक क्या है? बहुत सुंदर सी प्यारी सी ट्रिक है। सुनो तुम विवाह कर लो, ओ ये, एंड ये नेट पर चल रही है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है ट्रिक। ठीक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, ओ ये एक प्रेमी बोल रहा है अपनी प्रेमिका को, मुझसे, फिर बाकी से पता नहीं है कि कोई फायदा नहीं है इन कामों का, कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ऐसे तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। नाम की बात करें बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोला जाता है स्कैंडियम। क्या बोला जाता है? स्कैंडियम। टीआई को बोला जाता है टाइटेनियम। क्या बोलते हैं इसको? टाइटेनियम। बी वैनेडियम। अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए सबसे जरूरी जो है ना वो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन लगाने, मतलब आगे पूरे का पूरा चैप्टर कॉन्फ़िगरेशन पे ही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए और ये आप लोग 11th क्लास में भी सीख के आए होंगे। सीआर को हम लोग बोलते हैं क्रोमियम, एमएन को हम लोग बोलते हैं मैग्नीज, एफयू को हम लोग बोलते हैं आयरन, सीओ को बोलते हैं कोबाल्ट, एनआई को बोलते हैं निकल, सीयू को बोलते हैं कॉपर और जेडन को बोलते हैं जिंक। बेटा जी इनके नाम होते हैं। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 स्पेशल केस हैं, क्रोमियम और जो कॉपर है भैया वो हमारा स्पेशल केस रहता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग रूल फॉलो करती है और इनको आप लोग याद भी रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? क्रेजी कुत्ता करके। कैसे याद रख सकते हो? क्रेजी कुत्ता, क्रेजी कुत्ता। ठीक है, क्रेजी कुत्ता मतलब क्रोमियम एंड कॉपर, ये स्पेशल केस है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखने वाले हैं एंड इसको भी हम लोग अलग से देखने वाले हैं। बात स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या होगी? AR18 4s2 3d1। टाइटेनियम की क्या होगी? AR18 4s2 3d2। 18, 2 20 और 2 22। यार काम करो, सारों में एक बार हम AR लिख देते हैं, सभी के लिए एक ही बार AR लिख देते हैं क्योंकि AR तो सब में आना ही है। ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d1। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18, 2 20 और 1 21। टाइटेनियम 4s2 3d2। वैनेडियम 4s2
3d3। मैग्नीज पे चलते हैं, 18 हो चुके हैं, 18 और 2 20 और ये 5 25। आई होप कि सही से दिख रहा होगा तुम्हें। 4s2 3d6। कोबाल्ट 4s2 3d7। निकल 4s2 3d8। कॉपर तो अभी हमने नहीं करना। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d10। अभी जरूरी बात समझिए कि क्रोमियम और कॉपर में क्या स्पेशल है। बेटा क्रोमियम, एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि हमारे पास ये जो डी ब्लॉक होता है, ये जो एफ ब्लॉक होता है, ये कब ज्यादा स्टेबल होते हैं? या तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या फिर ये फुली फिल्ड हो जाए। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होता है, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होता है। सिमिलरली एफ की बात करें, एफ के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होता है, या एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो तब ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्रोमियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो सिंपल रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगी? Ar18 4s2 3d4 है ना। 18 2 20 और 4 24। ये नॉर्मल जिंदगी है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। 18 2 20 और 4 24 नहीं होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डी कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन लेने की। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, जब भी आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज करो भाई, कलर चेंज कर देते हैं, प्यारा कलर नहीं लगाई, चलिए इसको कर देते हैं। तो भाई जब भी आप कभी करो तो याद रखिए, एस को हम लोग बोलते हैं शरीफ। एस को क्या बोलते हैं? शरीफ बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? पी इज नोन एज पकाऊ। डी को क्या बोलते हैं? डी इज नोन एज दबंग। एंड एफ को क्या बोलते हैं? एफ इज नोन एज फेमस। ठीक है, ये इनका नाम होते हैं। एस शरीफ, पी पकाऊ, डी दबंग, एफ फेमस। तो बात कर रहे थे हम लोग कि हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी 4s2 3d4, बट सिंस क्रोमियम d4 है, d कब 5 भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा? s से एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा, s से एक इलेक्ट्रॉन, भाई साहब s से एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा। s में कितने रहेंगे? 4s1, ठीक है, और d में 4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेम फंडा कॉपर के लिए होगा, इसमें 3d9 होंगे, बट 3d9 की जगह स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये 4s1 और 3d10 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं भी सब कुछ सही है कि नहीं। क्या हुआ कि कल जब तुम लोगों के लिए वन शॉट शूट हो रहा था ना, तो बार बार मतलब साइड में शादी हो रही थी भाई साहब, उसका डीजे का फिर थोड़ी देर के लिए बंद होता तो मैं देखता था बार बार वो साइड स्क्रीन कर जाती थी। तो बेटा ये है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग लगा लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। जैसे बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या? Ar18 4s2 3d6। 18 2 20 और 6 26। पेपर में इतनी भी आसान नहीं आएगी, पेपर में आएगी आयनिक की कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करो। याद रखिए जब भी आयनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, देखो मेटल है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही आने वाला है। पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव करना। तो इलेक्ट्रॉन आप हमेशा पहले S से रिमूव करोगे, हमेशा। तो 2 प्लस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, तो कर दीजिए माइनस। ये क्या हो जाएगा? Ar18 4s0 और 3d में क्या? 6। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने थे ना, कर दिए। इन केस ये Fe3 पॉजिटिव हो जाता तो एटॉमिक नंबर 26 है। 26 की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिख रखी है। 3 प्लस मीन्स 3 माइनस, तो कर दीजिए माइनस। तो क्या होगा? Ar18 4s0 3d में बताइए 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। 2 s में से गए, 1 d में से गया, तो 3d में कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 5। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है? आई होप क्लियर हो रही होगी। मान के चलो आपको कोई बोले मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अभी 25 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करो तो जरा। Ar18 4s2 3d5 है ना, 25 के सबसे 18 2 20 और 5 25। अगर मैं आपको बोल दूं मैग्नीज 4 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, हाइपोथेटिकल केस मान के चल रहे हैं कि 4 पॉजिटिव करना है। 4 पॉजिटिव मीन्स 4 माइनस करना पड़ेगा,
और माइनस पहले किस में से होगा, एस में से। 2 निकल गए बटे में, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने ना, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्या बनेगा, AR 18, 4s में 0 हुए और 3D में कितने हो गए, यहां से 3 हो गए। क्लियर है बेटा, इस तरह से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए अब बड़ा फेमस क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, आप देख रहे हो यहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, बढ़िया वाले नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इधर चेक कीजिए आप लोग एक बार, कौन सा कलर रखें, ये रखते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, कुछ को हम लोग नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। इवन मैंने नोट में इंक्लूड किया है क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ज्यादा फील आएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या कुछ एलिमेंट होते हैं लाइक जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर क्यों नहीं करते। तो बेटा जी फोकस कीजिए, ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको बताया अधूरे। अब देखो स्कैंडियम को देखो, अच्छा डी पूरा कब होगा, डी पूरा कब होगा, जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तब डी पूरा है। यहां पे चेक करो, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे चेक करो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे चेक करो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ऑब्जर्व करते जा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भैया कमी है सबके पास। तो क्वेश्चन जो राइज होता है वो यही राइज होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, बता क्या रीजन है इनको ट्रांजिशन बोलने का। तो भैया इसका एक सिंपल सा रीजन है, याद रखिए, मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कि जो इनका डी ऑर्बिटल है भैया वो पार्शियली फिल्ड रहता है, पार्शियली फिल्ड रहता है। पार्शियली का मतलब होता है कुछ ना कुछ कमी रहती है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट, इन देयर ग्राउंड स्टेट as well as most common oxidation state, most common oxidation state। ठीक है, और सिंस इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also known as, क्या बोला जाएगा इन्हें, are also known as ट्रांजिशन एलिमेंट, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास कुछ ना कुछ कमी रहती है और इस कमी की वजह से ही हम इन्हें क्या बोलते हैं भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक में ही ऐसे होते हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, एक है जिंक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10, एक होता है कैडमियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10, एक होता है मरकरी जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d10, आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। वाई, क्यों बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। देखिए ट्रांजिशन किसे कहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। ठीक है, आप लिख भी सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स are those elements which have partially filled d orbital, जिनका d orbital क्या रहे,
पार्शियली फील्ड रहे, जिनके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी रहे, बट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव fully filled d orbital, that's why these are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी वजह से हम लोग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आया क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ कमी होती है, इसी वजह से उनको ट्रांजिशन बोलते हैं। बट उसमें ही कुछ एलिमेंट ऐसे हैं लाइक जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d10, 4d10, 5d10, इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं कर सकते। पेपर में आता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। और बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। बताइए। अब देखो डी ब्लॉक में दो तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर शो किया जाएगा, वो कौन कौन सा है? पहला पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। पहला है हमारे पास पैरामैग्नेटिक और दूसरा है हमारे पास डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं बेटा? विच आर अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्शन शो करते हैं। और डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? विच आर रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड रिपल्सिव होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसके द्वारा शो किया जाएगा? विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इवन शॉर्टकट भी कराया मैंने इसके लिए। शॉर्टकट क्या था? यूपी का मतलब क्या है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास डायमैग्नेटिक होंगे। याद रखिए क्या होंगे वो? हमारे पास डायमैग्नेटिक होने वाले। अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। अब याद रखिए मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so these are क्या होंगे भाई? These are paramagnetic in nature, ये हमारे पास क्या होते हैं? नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। वाइल इनमें कुछ एलिमेंट होते हैं वही हर जगह पंगे उड़ाएंगे। वाइल जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव fully filled d orbital, have no unpaired electron, या फिर आप लिख सकते हो all paired electron, that's why these are पैरामैग्नेटिक। इसी वजह से क्या होते हैं हमारे? पैरा नहीं, these are इरेजर चोटी करवानी पड़ेगी यहाँ। These are डायमैग्नेटिक, और इसी वजह से क्या होते हैं हमारे पास? डायमैग्नेटिक होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो।
मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे जिनके पास पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इवन मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया है। आपसे पूछा गया कमेंट, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट एक ना कौन कितना पैरामैग्नेटिक है कितना डायमैग्नेटिक है, इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जो आपकी हेल्प करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? रूट एन इंटू एन प्लस 2 और यहां पर है बीएम। बीएम यूनिट होती है और बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटो। क्या होता है? बोहर मैग्नेटो। और इस एन का मतलब क्या है? इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि Fe2 पॉजिटिव क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा? ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है इसे हम लोग स्पिन ओनली फॉर्मूला भी बोलते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ स्पिन करने वाले, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं, या कह लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। और हम एक्चुअली में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही देख रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाए Fe2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक नेचर पे कमेंट करो एंड Zn2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक नेचर पे कमेंट करो। तो कर दीजिए। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कैलकुलेशन करो तो जरा। Ar 18 4s2 3d6। अगर आप 26 के हिसाब से करो तो 18 2 20 और 6 26 यही होगा। अब 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब क्या होगा? 2 माइनस कर दीजिए, एस में 0 होगी, है ना। अब डी में कितने हैं? 6 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। जिंक 2 पॉजिटिव की बात करो तो एटॉमिक नंबर 30 है। 30 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Ar 18 4s2 3d10, है ना। 30 के हिसाब से तो 18 2 20 और 10 30। 2 प्लस है, 2 प्लस मीन्स 2 माइनस करेंगे, और माइनस मैंने बोला शरीफ में से कर लेते हैं पहले। तो एस में से माइनस कर दीजिए भाई। एस में क्या हो जाएगा? 0। बेटा डी में रखिए इलेक्ट्रॉन। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखो। अच्छा, डी के ऑर्बिटल पता नहीं कितने बनते हैं? 5 ऑर्बिटल बनते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। अच्छा, पहले तो कभी पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? सिंगल दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दिख रहे हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे? इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें चेक करो तो सारे के सारे पेयर हैं, सारे के सारे पेयर हैं, तो ये क्या होगा भाई? इट इज डायमैग्नेटिक। क्या होगा भैया? ये डायमैग्नेटिक। सॉरी। अब देखिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? रूट एन इंटू एन प्लस 2। एन इज नंबर ऑफ अनपेयर। कितने अनपेयर हैं? 1 2 3 4 4 इंटू 4 प्लस 2। तो बेटा कर दीजिए ये 6, ये 4 प्लस 2 6 इंटू 4 रूट 24। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा भाई, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, मना तो बहुत करता हूं इनको बैकग्राउंड साउंड के लिए, बट ये रुकते नहीं है, सो सॉरी। तो चलिए डायमैग्नेटिक है, तो यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोलूं, फॉर्मूला क्या रहेगा? रूट एन इंटू एन प्लस 2, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चेक करो, सारे के सारे पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो अनपेयर्ड 0 है, ये 0 इंटू 0 प्लस 2। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी आ जाएगा ना। अभी सिंस ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी एंड पैरामैग्नेटिक अलग अलग हो सकती है। पता लग जाएगा पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं? अच्छा, अगर आपको पता हो एटॉमिक रेडियाई 3 तरह का होता है। ठीक है,
एटॉमिक रेडियाई जो होता है हमारा वो 3 टाइप्स का होता है। ए, सबसे पहले हमारे पास होता है कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है मेटालिक रेडियाई, तीसरा हमारे पास होता है वैंडरबोल रेडियाई, वैंडरबोल रेडियाई। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं। कोवेलेंट रेडियाई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एटम्स को कुछ ऐसे रखते हैं, ओवरलैप करते हैं, उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ करते हैं। मेटालिक रेडियाई जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एटम जो होते हैं, देखिए यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है एटम्स की, यहां पे एडजेसेंट है, साथ साथ रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे DM कर देते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ये मेटालिक रेडियस है। और वैंडरबोल रेडियस में क्या होता है, एटम बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में ये DV कर देता हूं मैं, DV का हाफ। अब तुम मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आने वाली है। ये तो कॉमन सेंस है, सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है। चलिए, तो एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, और सिंस ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मेटालिक रेडियस कैलकुलेट होता है। जब आप इसमें लेफ्ट राइट जाओगे, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन रिमेन सेम एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्या कहा जा रहा है, आप ग्राफ देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला कुछ इस तरह से पहले डिक्रीज होगा, फिर सेम होगा और फिर इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर क्या रहा, सेम, और इन द एंड क्या हो गया, इंक्रीज। कुछ इस तरह से होता है, पहले डिक्रीज, फिर सेम और फिर इंक्रीज। अब क्वेश्चन बड़ा अराइज ये होता है कि सर स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज क्यों हुआ। देखिए, इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखिए बेटा, यहां पे एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ने से ये हमारा क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और प्रोटॉन मीन्स क्या होता है, प्रोटॉन मीन्स होता है न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेंगे, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो साइज क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है भाई, पहला जो है वो साइज डिक्रीज हो रहा है। और वो साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। एक बात, दूसरी बात पे चलते हैं, दूसरा फंडा क्या है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो साइज सेम रहेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट राइज हो गया। कौन सा इफेक्ट राइज हो गया है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है बेटा कि ना, देखो ये न्यूक्लियस है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन, और ना ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है। शील्ड का मतलब समझते हैं ना, रुकावट, ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आपको पता हो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करते हैं, पेनल्टीमेट में। अगर आपने देखा हो, यहां पे जो बड़ा नंबर है वो तो 4 है, वैलेंस शेल तो 4 है, बट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहे हैं, 3 में। चेक करो, ये तो सेम ही है, ये इसमें एंटर कर रहे हैं, वैलेंस शेल बड़ी शेल 4 है, बट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहे हैं, 3 में, अंदर वाली में एंटर कर रहे हैं, पेनल्टीमेट में एंटर कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में एंटर करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए ये इनर इलेक्ट्रॉन्स किसका काम करने लगेंगे, शील्ड का काम करने लगेंगे। किसका काम करने लगेंगे, शील्ड का। शील्ड का मतलब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अंदर अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। अट्रैक्शन फील नहीं होगी तो साइज डिक्रीज नहीं होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन जो है
वो अट्रैक्शन को कैंसिल कर देते हैं, इनको अंदर नहीं जाने देते और साइज सेम रहने लग जाता है। और इन ठीक है, तो बीच में साइज मतलब आप सिंपली लिख सकते हो, सिंपली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, साइज सेम क्यों रहेगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। लास्ट रीजन कि साइज इंक्रीज क्यों होगा, जब हम सीरीज के एंड में पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, इन द एंड साइज इंक्रीज होगा, और क्यों होगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन के कारण एंड में साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साइज डिक्रीज क्यों हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, साइज सेम क्यों रहा, शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, साइज इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय फॉर्मेशन, कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये अलॉयज बनाते हैं। बेटा अलॉयज क्यों बनाते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है, देखिए अलॉय समझते हैं ना, मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण कर देना, या उसमें नॉन मेटल भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका साइज क्या होता है, सेम सेम, छोटा सा होता है, डिक्रीज भी करता है, बट वो सेम सेम सा होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा हो, यहां पे हमने एक पिक ली है, इसमें आपको ब्लैक वाले एटम्स दिख रहे होंगे और ग्रीन वाले एटम्स भी दिख रहे होंगे, तो ये ना बहुत आसानी से एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका साइज सेम सेम है, तो ये एक दूसरे को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट अलॉयज क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका साइज सेम सेम है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। लिखा भी गया है द ट्रांजिशन मेटल्स रेडिली फॉर्म अलॉय बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रेडियाई, क्योंकि इनका रेडियाई जो है वो सेम है। द अलॉयज ऑफ फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट। और अलॉयज बनाए क्यों जाते हैं भाई, अलॉयज का फायदा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रीजन होता है हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, जनरली रस्ट फ्री होते हैं या कोलिजन फ्री होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, मान के चलिए हमारे पास ये दो मेटल हैं, ठीक है, ये मेटल 1 है, ठीक है, ये मेटल 2 है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये है मेटल 1 के एटम, ये है मेटल 2 के एटम, और यहां पे एक मेटल रख सकते हैं हम लोग 3, मेटल 3 रख देते हैं। ये है मेटल 3। अब अगर इनको मिक्स करना हो तो कौन आसानी से मिक्स हो सकते हैं, देखो बेटा इनके जो एटम्स हैं उनका साइज सेम सेम है, तो ये एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप यहां पे बात करो तो इसका साइज बिल्कुल डिसिमिलर है, इनके सेम नहीं है, तो आसानी से इनमें मिक्स नहीं होगा, उसके एटम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, क्लियर है कि नहीं, इसी वजह से। आगे बात करें तो अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही अलॉयज बनाए जाते हैं। दूसरा कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको, गोल्ड ज्वेलरी जो बनती है वो किससे बनती है, सिल्वर और गोल्ड से मिलकर बनती है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर टीन से मिलकर बनता है, ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे कहेंगे भी हम लोग, फोकस कीजिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग समझिए इंटरस्टिशियल साइट्स किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने समझा भी होगा। इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर इसे जनरली हम लोग बोल देते हैं वॉइड, क्या बोल देते हैं इसे हम लोग, वॉइड बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो,
ठीक है। अब बेटा आप एटम्स को कितने भी अच्छे तरीके से पैक कर लो, उनमें कुछ ना कुछ जगह खाली रह ही जाएगी। एटम्स को कितने भी अच्छे तरीके से पैक कर लो, उसमें कुछ ना कुछ जगह खाली रह ही जाएगी। इस खाली जगह को एम्प्टी स्पेस रिमेन्स बिटवीन एटम्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड। ये एटम्स के बीच में जो खाली जगह बचती है, इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। यहां पर खाली जगह बची है, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड। क्लियर है। अब बेटा ट्रांजिशन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। अगर इस खाली जगह में हम छोटे छोटे एटम्स फिट कर दें, हम इस खाली जगह में क्या कर दें, छोटे छोटे एटम्स फिट कर दें, लाइक बोरोन का एटम फिट कर दिया, कार्बन का एटम फिट कर दिया, छोटे छोटे एटम्स। इसमें हमने स्मॉल एटम्स को फिट कर दिया, बोरोन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फिट कर दिया। तब ये जो बन के निकलेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलने वाले हैं। फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गांव में सड़कें बनती है ना, वो टाइलों की सड़कें बनती है ना, ऐसी ऐसी टाइलें से होती हैं इस तरह की, और उनसे मिलकर सड़क बनाई जाती है। और फिर बाद में उसमें क्या कर दिया जाता है, रेत डाला जाता है, क्योंकि जब वो टाइलें जुड़ती हैं तो उनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, तो वो हार्ड नहीं होंगी उतनी, और उन्हें जब हम रेत डाल देंगे तो वो हार्ड हो जाएंगी। तो सेम फंडा इसके साथ भी है भाई। क्या होगा, जब इसमें हम रेत डाल देंगे तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, हार्डनेस आ जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा वो हार्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। क्या होगा, कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ प्योर मेटल। देखिए ये पहले मेटल थी एक जिसमें बहुत सारे वॉइड थे, अब इसमें सारी खाली जगह को भर लिया गया है, तो ये पहले से ज्यादा हार्ड हो चुकी होगी, पहले से ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो चुका होगा, हार्ड हो चुका होगा। दीज आर वेरी हार्ड, केमिकली इनर्ट, जनरली रिएक्शन भी नहीं करेंगी, एंड रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बट इनमें से करंट पास हो सकता है, क्योंकि मेटल के तो बहुत सारे एटम अभी भी हैं। ठीक है, तो यही अभी और कुछ नहीं। अगला है बेटा जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहां पे एक बड़ा प्यारा सा मीम शेयर किया है। अच्छा मीम है ये भी। इसमें क्या बताया मैंने कि छोटा चैप्टर है, इसमें सब कुछ इंपोर्टेंट है, सब कुछ कर लेना, वन शॉट में से सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बाकी डोंट वरी, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, घबराओ मत। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है। देखिए अगला चैप्टर है हमारा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं भाई, बहुत ज्यादा, लिखा भी हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसके 3-4 रीजन होते हैं। इसका पहला रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा है, छोटे साइज की वजह से कहीं भी जुड़ना बहुत आसान रहता है। दूसरा, छोटे साइज की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, इनके पास एक खाली डी ऑर्बिटल पड़ा होता है। मैं बताता हूं बनता कैसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा एक मेटल होती है और एक लिगेंड होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसे बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, अब ये जो लिगेंड होता है ना, ये क्या करना चाहता है, ओके अच्छी बात है नहीं, ये जो लिगेंड होता है ये क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास खाली जगह हो, बिल्कुल खाली जगह है,
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल है इनके पास, न्यूक्लियर चार्ज दिखाइए। इन दो रीजन की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए यही 3 रीजन लिखे हैं, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड स्मॉल साइज। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये बहुत ज्यादा कलर्ड आयंस बनाते हैं। देखिए बेटा मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द मेटल का जो कलर होता है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स का जो कलर होता है वो जनरली सिल्वर होता है। मेटल जो कलर चेंज करती हैं वो चेंज क्यों करती हैं? एक सिंपल सा रीजन होता है। देखिए जैसे लोहा है, लोहे को अगर रस्ट फ्री लोहा हो तो अब देखो सिल्वर कलर का होता है। वो कलर कब चेंज करता है? जब आप उसे गर्म करोगे। जब गर्म करोगे देखना वो रेड कलर का होगा, वो ऑरेंज कलर का होगा, है ना, वो येलो कलर का भी होगा, एक बार तो वो ब्लू कलर का भी हो जाता है। ठीक है, तो वो कलर किस वजह से चेंज करता है? समझ मेरी बात? जनरली उनका कलर क्या होता है? सिल्वर होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, लाइक गोल्ड है, कॉपर है, इनका कलर सिल्वर नहीं होता। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल का जो कलर होता है वो सिल्वर होता है। अब मेटल अपना कलर कब चेंज करती हैं? मेटल्स अपना कलर कब चेंज करती हैं और किस वजह से चेंज करती हैं? जैसे आयरन में बहुत सारे कलर चेंज शो किए, वो क्यों शो किए? सिंपल सा रीजन, इनके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा कलर शो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा कलर शो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक खास प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। इस खास प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इस खास प्रॉपर्टी को हम लोग? डी ट्रांजिशन। रिपीट कर रहा हूं, डी ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए ये हमारे पास डी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है, ये भी अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्प्लिट हो गया ऐसे। ठीक है, यहां पे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसको गर्म करोगे। आप सबको पता होगा कि जब भी हम किसी एलिमेंट को गर्म करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है और वो हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, वो ऊपर चला गया। ये इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जंप करना, गर्म करने पर यहां से यहां जंप करना ही क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशन। और कलर शो करने का सिर्फ एक रीजन है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, और वो क्या है? डी ट्रांजिशन। कलर कौन शो कर सकता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? डी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, और डी ट्रांजिशन की वजह से ही वो कलर भी शो करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जिंक 2 पॉजिटिव इज कलरलेस, व्हाई? बताइए, जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो कलरलेस है, ऐसा क्यों है जिंक 2 पॉजिटिव कलरलेस? इसका साधारण सा रीजन है, सिंपल सा, सामान्य भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। क्या रीजन है भाई जिंक 2 पॉजिटिव के कलरलेस होने का? कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हर जगह हर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? Ar 18, 4s2, है ना, 3d 10। 2 प्लस है, 2 प्लस मीन्स 2 माइनस होगा, और वो माइनस किस में से होगा? s में से। अब बेटे डी में चेक करो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर इज 10। डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या नहीं हो सकता? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नो डी ट्रांजिशन। इनके बीच में कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और जब डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता तो ये कलर भी शो नहीं कर सकते। कलर शो करने के लिए जरूरी है डी ट्रांजिशन होना, और डी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर शो करेगा, इसके लिए मैंने एक कलर व्हील बनाया है। ये कलर व्हील मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, इस कलर व्हील का क्या फंडा है। मान लेते हैं गोली होगा, और क्या, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे।
तो इसके लिए हमने याद रखना है विबग्योर, 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 इस तरह से। तो क्या होगा यहां पे ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या है, इस तरह से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये देख लो, अगर वॉयलेट है, पर्पल कलर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो। ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज। ग्रीन है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वॉयलेट कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो कलर शो करेगा, या येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो वॉयलेट कलर शो करेगा। सिमिलरली अगर कोई ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज कलर को शो करेगा, ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू। इस तरह से कलर शो होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, फायदे में रहोगे मेरी मानो तो। ठीक है, देखनी भी चाहिए आप लोगों को। और केमिस्ट्री है और ऊपर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो कुछ एक्सेप्शन भी चलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना आप लोगों को, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, on an atom in a molecule when all other atoms are moved from it। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ABC। इस मॉलिक्यूल को तोड़ दीजिए, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। मान लीजिए इसमें कुछ चार्ज आया है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद उन एटम्स पे जो चार्ज आया है, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि सर क्यों शो करते हैं ये अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट? बेटा इसका एक ही रीजन है कि जो NS है, N-1D है, इनकी अप्रोक्स सेम एनर्जी है। इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। एंड ये दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भी यूज होंगे। आपको पता हो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0 से 2 होते हैं, डी में 1 से 10 होते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। अभी आप चेक भी करोगे, रीजन क्या होगी? सेम एनर्जी, एंड NS N-1D पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए अब 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज क्या है? शीला थी वेरी क्रेजी मुन्नी फालतू कोनी। शीला थी वेरी क्रेजी मुन्नी फालतू कोनी क्यों जी? ठीक है ना। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, 28, 29 एंड 30। बेटा अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर दो। स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, करवाई थी, अभी तो सिखाई थी थोड़ी देर पहले। अभी यहां पे तो ये भी नहीं कह सकता कि कल करवाई थी, अभी करवाई थी। 4s2 3d1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4s2 3d2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4s2 3d3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4s1 3d5। स्पेशल केस है ना क्रोमियम और कॉपर। तो मैग्नीज की
क्या होगी 4s2 3d5, आयरन की 4s2 3d6, कोबाल्ट की 4s2 3d7, निकल की 4s2 3d8, कॉपर की 4s1 3d10 और जिंक की 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी, नो डाउट, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखिए 3 रूल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S देगा, पता ही हमें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S देगा। D अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, D अपना पेयर नहीं देगा, और बाकी भैया एक्सेप्शन हो ही जाते हैं, बट जनरली हम लोग इनसे आंसर कर सकते हैं कि डी अपना पेयर नहीं देगा। फोकस करते हैं, जैसे हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है चेक करो तो जरा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कीजिए। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए +2, और डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इसने +3। जैसे मैं टाइटेनियम की बात करता हूं, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d2, S में 2 और D में कितने हैं 2, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S। मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का ही ऑप्शन है, लेने का ऑप्शन नहीं है, तो +2 हो गया। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, तो एक ये दिया +3, एक ये दिया +4, क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं यहीं पे बात करता हूं, मैग्नीज की बात कर लेता हूं, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मैग्नीज की बात कर लीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S देगा, S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो +2। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई +3। मैग्नीज की बात की, मैग्नीज तो +2, डी अपना इलेक्ट्रॉन एक करके देगा +3, फिर एक और दे दिया +4, फिर एक और दे दिया +5, फिर एक और दे दिया +6, फिर एक और दे दिया +7। इसी तरह से अगर मैं बात करूं निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d8, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S, जितने इलेक्ट्रॉन उतने दे देगा। निकल 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, एक करके देगा, और डी कभी भी अपना पेयर नहीं देगा, तो इसको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया जाएगा, इस पेयर को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया जाएगा, इसको डिस्टर्ब किया जाएगा। तो एक ये दिया +3 और एक ये दे दिया +4, समझ आ रही बात। मान लो मैं जिंक की बात कर रहा हूं, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d10, S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, डी में 10 है, 10 कर दीजिए, तो क्या होगा, S में 2 डी में 10। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, S में जितने इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए +2। उसके बाद डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा, बट डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके तब देगा जब डी के पास अनपेयर है। यहां पे डी पे सारे पेयर हैं, तो डी अपने पेयर नहीं देगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। क्लियर होती है बात की नहीं होती है। तो बेटा जी ये सिंपल सी बात है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अच्छा, बाकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ये है विद सम एक्सेप्शंस, देख लेना इनको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे कैसे देते हैं, किसमें इतना दम है जो इनमें से इतने इलेक्ट्रॉन ले सके। पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन, फोन, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इन मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से ये उनको मजबूर कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसमें है, क्षमता है फ्लोरीन में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ऑक्सीजन। क्यों सर, क्योंकि फ्लोरीन एक टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो याद रखिए ऑक्सीजन क्या बनाएगा,
डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाता है। और फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है भैया? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो और भी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबल होंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, एक ही बार में डबल बॉन्ड भी बना रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन जितनी नहीं हो सकती। याद रखोगे, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पा रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन एक टाइम में ही डबल बॉन्ड बना सकता है। अभी लिखा भी हुआ है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मेकिंग डबल बॉन्ड। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो तुम्हें नोट्स में मिलेगा, वो तुम्हें सारा कुछ नोट्स में मिलेगा। क्या चाहिए भैया? टॉप करने का यही फंडा है, पढ़ो पढ़ो, और जो पढ़ा उसको एक बार देखो, समझो कि क्या समझना था इसमें, दोनों बातें हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज एक इरेगुलर ट्रेंड होता है बट डिक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज होगी। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्यों इंक्रीज होगी? आप सबको पता होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और लेफ्ट राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ही आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। लिखा भी है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। क्लियर है? क्योंकि शेल तो चेंज नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा हैंग करता है, वो हैंग करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे ज्यादा हैंग करता है। अब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इन्हीं मेटल्स का निकाला जाता है, तो ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटा इन 3 फैक्टर्स पे हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करती है, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे। हमारे पास कोई मैटर जो होती है ना वो सॉलिड स्टेट में होती है, पहले उस मैटर को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। किस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं? गैसीय स्टेट में। सॉलिड से गैस बनाने वाली जो एनर्जी होती है ना, इसे बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन। और ये जो होती है ना, ये पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि अगर आपको सॉलिड से गैस बनाना है ना, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर अब इस मेटल से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसे बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसको हमने आयन बना दिया। ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, एंडोथर्मिक रहेगी। और इसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो ये एक्वस हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब इसको पानी में डालते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। इसमें 2 स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं, एक स्टेप जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्चुअल में हमें ये करना होता है, सॉलिड मेटल से एक्वस में बनाना होता है, बट इसके लिए हमें 3 स्टेप करने हैं। पहला, इसको पहले गैस बनाएंगे, गैस में से फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालने पे हीट रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी।
अब इन सारी वैल्यूज को सम अप किया जाएगा, इन सारी वैल्यूज को इवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा, तब जाके हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। चेक कीजिए, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एटमाइजेशन एनर्जी, जैसे टाइटेनियम की बात है, ये 469 है। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, क्या निकाले गए हैं इसमें से, फिर हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, ये इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी है। इन सबको देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अच्छा, आप जनरली नोटिस करोगे तो हर जगह पे हमारा जो हाइड्रेशन इंथैल्पी आ रही, सॉरी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव आता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा जी वो क्या आता है, नेगेटिव। सिर्फ एक स्पेशल केस है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। अरे दादा, एक मिनट, चलिए, अरे भाई साहब एक मिनट। ठीक है, मैंने बता दिया बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये जनरली नोबल मेटल में कंसीडर किए जाते हैं, ये इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव आ गई है, बाकी इसका रीजन भी आता है, इसका क्यों होता है ऐसा। याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सभी माइनस है, सभी माइनस का मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं सिवाय कॉपर के। यहाँ पे एक छोटा सा रीजन भी लिखा हमने, इफ हाइड्रेशन इंथैल्पी इज लेस, अगर आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लेस है देन किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से एंड एटमाइजेशन एनर्जी से, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड वाइस वर्सा अदर केसेस में ये नेगेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। याद रखिए, दीज आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, बहुत बढ़िया मेटल्स हैं। और क्यों है ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स, ड्यू टू एक ही रीजन है। देखिए, हर जगह पे आप एक ही रीजन चिपकाने वाले हो लगभग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, इनके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इनका। ठीक है, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। याद रखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, क्रोमियम के पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत हार्ड है। इसी जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं जिंक हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके सारे पेड़ हैं। या फिर आपने सुना होगा मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी तो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, मतलब वो तो मेटल्स के नाम पे धब्बा है। वो धब्बा किस वजह से है मेटल के नाम पे, क्योंकि भाई के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, लिखा भी हुआ है जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, बाय, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। दैट्स व्हाई। क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो यहां तक था हमारा साथ किसका, डी ब्लॉक का, और हमने सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। बेटा मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा कि इसको 2 बार देख लेना, 1.5x की स्पीड में देख लेना, 2x की स्पीड में देख लेना। रीजन जो मैंने लिखे हैं बिल्कुल वही रीजन आपने पेपर में चिपकाने हैं, वही पेपर में लिख के आने हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल। बताया था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से कहेंगे इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी 2 सीरीज होती हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने देखी भी होंगी, जो सबसे नीचे की तरफ होती हैं, ये रही। ठीक है, और एक सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, एक सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड को 4f और एक्टिनॉइड को 5f, एक्चुअली में इनके नाम ये है। लेंथेनॉइड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है और एक्टिनॉइड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल देखिए कुछ इस तरह से होती है।
देखिए बताया है, ये डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल को डीपली ऑब्जर्व किया हो, ऑब्जर्व करना आज के बाद, एक्चुअल में एफ ब्लॉक जो हमने बाहर रखा है इसकी जगह तो यहां पे बनी हुई है, यहां पे है इसकी जगह, चेक करना है यहां पे। डी को ट्रांजिशन बोलते हैं और जो ट्रांजिशन के अंदर है उन्हें क्या बोलते हैं, जो ट्रांजिशन के अंदर है उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इनर ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग, इनर ट्रांजिशन बोलने वाले। एक बार मैं देख लूं सब कुछ सही है कि नहीं। जी हाँ, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया, मजे में एकदम। ठीक है, डी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं और जो ट्रांजिशन के अंदर है उसे हम लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ लेंथेनॉइड सीरीज है। ठीक है, सिर्फ लेंथेनॉइड सीरीज को ही हम लोग को देखना है कि क्या फंडा है लेंथेनॉइड सीरीज का। ये लेंथेनॉइड सीरीज है हमारी। आप चाहो तो मैं आपको थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ, बाद में छोटी कर देंगे। और बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मेहनत की है यार तुम लोगों के लिए ना। देखिए ये हमारे पास कौन सी सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। ट्रिक भी करवाई है मैंने। लाठर, लाठर मेरे एक स्टूडेंट का नाम था। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहां बाहर लाओ। लाठर, सीने पर नदियां कैसी समाई है, प्रेम की, मतलब प्रेम में अभिभूत है। या ऐसा लिखते तो लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, बढ़िया रहेगा ना। लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहां बाहर ले आओ। और इस सीरीज को हम लोग लालू सीरीज भी बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं, लालू सीरीज बोलते हैं। लालू सीरीज, लालू सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है वो इसका है लेंथेनम। एक्चुअल में सीरियम से स्टार्ट होती है, बट ये भी इन्हीं में मान लिया जाता है कई बार। और जो लास्ट एलिमेंट है वो है लुटेटियम, चेक कीजिए। ठीक है, और एक बड़ा बढ़िया एलिमेंट लगता है मुझे गडोलिनियम, बहुत प्यारा है ये भी, नन्ना सा मुन्ना सा गडोलिनियम। ठीक है, पर्सनली बहुत पसंद है मुझे, कोई खास रीजन नहीं है। और इसमें एक एलिमेंट है प्रोमेथियम, ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएक्टिव है, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो नॉन रेडिएक्टिव है। अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सबसे फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +3, इसके साथ साथ ये +2 एंड +4 भी शो करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी आराम से देखने वाले हो, बन सकता है क्वेश्चन। और इस चैप्टर का जो सबसे श्योर क्वेश्चन है भाई, देखिए इस चैप्टर का जो सबसे श्योर क्वेश्चन है, 1 मिनट, शायद सही है, सीधा है, नहीं है तो भी एडजस्ट कर ही लेना। देखिए सबसे श्योर क्वेश्चन है जो 101% आएगा ही आएगा, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इवन मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया है भाई, फील देने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये ग्राफ दिख रहा है, ये साइज जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। जब भी हम लेंथेनॉइड सीरीज में, और लेंथेनॉइड सीरीज का मतलब क्या है, जब भी हम 4f सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब भी हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एलिमेंट्स का साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। और इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही क्या बोलते हैं, इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे दादा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा बेटा, ड्यू टू, देखिए एफ की जो ऑर्बिट, एफ की जो शेप होती है ना वो बड़ी डिफ्यूज शेप होती है, डिफ्यूज शेप होती है। डिफ्यूज शेप की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग था, एफ ब्लॉक एलिमेंट में शील्डिंग इफेक्ट पुअर है।
और पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेंगे और साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। बेटा छोटा सा रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि भैया वो रोक नहीं पा रहे इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट होने से। और जब वो शील्डिंग का मतलब होता है रोकना, कि इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने ना दिया जाए। एफ नहीं रोक सकता, और जब नहीं रोक सकता तो साइज डिक्रीज होगा, और साइज का डिक्रीज होने क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगला क्वेश्चन है कि बेसिक कैरेक्टर। अब देखिए जब साइज डिक्रीज होता है, अगली क्या है भाई, साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम्स सिमिलर। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, देखिए ये हमारी होती है 3D सीरीज, है ना, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, और ये हमारे पास 6D सीरीज है। मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो लेंथेनॉइड सीरीज आती है ना, जो लेंथेनॉइड का आगमन होता है वो यहां पर होता है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे आप सबको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 5D का साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने क्या कर दिया, इन दोनों का साइज भी सेम कर दिया। आगे बढ़े, देखिए कंसीक्वेंस में ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना बढ़ता है बेसिक कैरेक्टर उतना बढ़ता है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स। देखिए एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो डिपेंड करती है उनके साइज पे। अब सिंस लेंथेनॉइड्स में 4F सीरीज में एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम रहता है, और जब उनका साइज लगभग सेम रहता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, और उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था जी हमारा सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा वन शॉट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बस और किस किस चैप्टर के वन शॉट बनाने, किस किस टॉपिक से वीडियो बनाने, वो भी आप मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और चैनल अपना खूबसूरत सा चैनल है भारत पंचाल केमिस्ट्री गुरुजी 2.0। आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं भारत पंचाल 92 पर। फॉर श्योर मैं रिप्लाई करूंगा, थोड़ी लेट हो जाएंगे बट रिप्लाई जरूर आएगा। और आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो, ये फोर्स नहीं है बट शेयर जरूर कर देना। जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैंने आपको सभी नंबर दिए हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।